यस मैम, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आज का टेस्ट जो था वो कर लिया आपने सॉल्व? यस मैम। ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहले हमारे पास जीके वाला टेस्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास जीके में, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तो गंगा के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल। गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और शायद कल कोई मैसेज कर रहा था कि जो ओरिजिनेशन है गंगा रिवर का वो गोमुख बताया था, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ मैसेज किया था। तो मैंने सोचा क्लास में इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगी। पता नहीं अब उन्होंने क्लास ज्वाइन करी है या नहीं जिन्होंने मैसेज डाला था। तो कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन था कि गंगा नदी का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का ओरिजिनेशन उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर है वहां पे जो उसका उस जगह का लोकल नेम है गोमुख। तो वो शायद गोमुख बता रहे थे, लेकिन गोमुख उसका राइट आंसर नहीं था, गंगोत्री होना था राइट आंसर। गोमुख भी ऑप्शन में था। उत्तरकाशी जिले में गोमुख जो जगह है वहां पे ये ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से ये गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है। और गंगा जो है वो जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है वहां पे ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। फिर आगे चल करके जो है देव प्रयाग नाम की जगह पे ये एक दूसरी रिवर अलकनंदा से ज्वाइंट होती है, तो वहां पे ये गंगा बनती है फिर। तो आज हमारे पास क्वेश्चन था कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये है यमुना। यमुना रिवर जो है ये सबसे बड़ी सहायक है। और अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो भारत में भी सबसे बड़ी जो सहायक नदी आती है वो यमुना ही आती है, गंगा नदी की। और ये लगभग 13 किलोमीटर जो है वो बड़ी है, मतलब 13 किलोमीटर इसका जो लेंथ है इतनी जो है वो गंगा से लगती है इसकी। तो ये सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। बट यहाँ पे पूछा कि संविधान सभा का अध्यक्ष, इनमें से एक स्थायी अध्यक्ष था और एक अस्थायी अध्यक्ष था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि स्थायी परमानेंट था या नॉन परमानेंट था। तो अगर सीधा ही क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही आंसर होता है। अगर इसमें मेंशन किया हुआ है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था तब फिर इसका आंसर आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जो 8 कमेटियां लगभग बनी थी। ये जो हमारी संविधान सभा बनी थी इसने 8 कमेटियां बनाई थी। तो इन 8 कमेटीज में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन, जिसके जो प्रेसिडेंट थे ये बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनको जो है हमारे संविधान का निर्माता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा? तो शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था किसी टेस्ट में आपको। तो इसका आंसर होना था पार्ट 3। संविधान का भाग 3 जो है ये संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र माना जाता है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक
अधिकार जो हैं, जो कि भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, ये आते हैं इसमें। और इसका जो आर्टिकल आता है, ये आता है 12 से 35, इसमें आते हैं ये फंडामेंटल राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अभी मॉडर्न रिसेंटली हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, और वो एक जनजातीय महिला हैं जो कि झारखंड राज्य से संबंध रखती हैं, और संथाल एक ट्राइब है वहाँ की, उससे संबंधित है वो, संथाल जनजाति से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और इनके बारे में और क्या फैक्ट है इम्पोर्टेंट, कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो तीनों जो सेनाएं होती है हमारी, उनके सुप्रीम कमांडर भी माने जाते हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में लगाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में ये बताया गया है, ये प्रावधान है कि अगर भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान के नियमों के विरुद्ध काम करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा जो है उसकी पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है। और ये आता है आर्टिकल 61 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। एरिया वाइज पूछा है यहाँ पे, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो लाहौल स्पीति है, और हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा जो है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, और लाहौल स्पीति सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट है, लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। लोसर फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, किन्नौर में। और कल या परसों शायद हमने फुलैच फेस्टिवल किया था, तो फुलैच जो है ये भी किन्नौर में मनाया जाता है, और लोसर भी। विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन HP। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है किब्बर। और सबसे छोटी आती है शिल्ली, जो सिरमौर में है। और एक तुंडाहा जो कल भी आपके पेपर में आई थी, ये चंबा में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और तालरा जो है ये शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। हर साल 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च आता है वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। 21 जून आता है इंटरनेशनल योगा डे। और 15 दिसंबर जो आता है उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011।
2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो लिटरेसी रेट जो है ये सबसे कम डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। हिमाचल में अगर हम टोटल लिटरेसी रेट की बात करते हैं एज पर सेंसस 2011, तो टोटल लिटरेसी रेट आता है यहाँ का 82.80%, जिसमें अगर लेडीज की फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल जो है 75.93 आएंगी। सेवन 5.93% जो है वो टोटल फीमेल है लिटरेसी रेट इन फीमेल का। और मेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें टोटल तो 89.53 है। और अगर कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा जहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो वो आता है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है ये चंबा की आती है। चंबा जिले में टोटल जो लिटरेसी रेट आएगा फीमेल का जो पूछा है यहाँ पे 61.66%, इतना लिटरेसी रेट है यहाँ पे सबसे कम। तो ये था जीके का टेस्ट जो 10 क्वेश्चन आपके पास आए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो साइको का था हमारे पास आज का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये था हमारे पास साइकोलॉजी का जो टेस्ट आज का था। इसमें आपके पास इंटेलिजेंस जो टॉपिक था इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, IQ बिलो खालिस्तान इज जनरली कंसीडर्ड मेंटल रिटार्डेशन। इनमें से कितना IQ जो है, जो आपके पास चार ऑप्शंस दी हैं 100, 70, 120, 110, इसमें से इसमें कितना जो है IQ लेवल इससे नीचे होता है जिसमें मेंटल रिटार्डेड कंसीडर किया जाता है। तो MR या मेंटल रिटार्डेशन जो कंसीडर होता है वो 70 जो IQ लेवल होता है उससे कम जो रहता है बच्चा 70 से कम, उसको कंसीडर किया जाता है मेंटली रिटार्डेशन में। तो 70 इसका आंसर था। IQ लेवल का जो है एक ये स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो था इसका एक स्केल दिया था कि जो जीनियस और गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनका IQ लेवल जो है वो 140 से ऊपर होता है, ओवर 140। और वेरी सुपीरियर में जो आते हैं वो 120 से 139। उसके बाद जो सुपीरियर होते हैं वो 110 से 119, और एवरेज जो होते हैं वो 90 से 110। और ये एवरेज वाला जो है वो बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कई बार।
टेट में या इस तरह के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, जो IQ का जो स्केल होता है बच्चे का, जिसको हम मेजर करते हैं, एवरेज जो है वो 19 से 110 90 110 के बीच में, और लगभग 50% लोग जो हैं वो इस एवरेज के बीच में, जिनका IQ लेवल होता है वो 50% जनरेशन जो है इतनी है। और डल जो आते हैं वो 80 से 89, बॉर्डर लाइन आते हैं आपके पास 70 से 79, मॉरन जो होते हैं 50 से 69, इम्बेसिल्स 20 से 49, और जो इडियट हैं वो बिलो 20, उनका जो IQ लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो मेंटली रिटार्डेशन के लिए 70 से कम जो है IQ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटार्डेड पीपल हैव द IQ रेंजेस फ्रॉम 25 टू 39। 25 टू 39 वाले जो होंगे, IQ लेवल जिनका होगा, वो किस तरह के मेंटल रिटार्डेशन में आएंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड। तो इसमें जो है 25 टू 39 जो है, इसमें आएंगे आपके पास सीवियर टाइप के जो मेंटल रिटार्डेशन में होंगे वो आएंगे इस IQ लेवल में 25 टू 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट assumes intelligence as one similar set of abilities is called यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, हायरार्कियल और स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। तो द थ्योरी दैट assume इंटेलिजेंस एज वन सिमिलर सेट, इसके लिए हमारे पास आएगी यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर जो है ये इसमें आती है, तो ऑप्शन ए इसका सही होना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो इंटेलिजेंस की जो टू फैक्टर थ्योरी थी और ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी, इसको प्रपोज्ड किया था बिने ने। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो एक ही तरह की होती है, एक ही प्रकार की होती है, जो कि सब कामों को करती है। अब यहाँ पे पूछा है कि टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी जो है ये स्पीयरमैन ने। तो इसका सी आंसर जो था, वो सी ऑप्शन जो था ये सही था। स्पीयरमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, और इन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस के टू फैक्टर बताए थे। कौन कौन से, एस फैक्टर और जी फैक्टर। शायद नेक्स्ट आपके पास ये आगे क्वेश्चन होगा शायद, जी फैक्टर और एस फैक्टर से रिलेटेड। तो टू फैक्टर इन्होंने कौन कौन से बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी में तो जनरल आएगा, और एस फैक्टर में आएगा जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होगी जिसमें इंटेलिजेंस की, जैसे कि कोई म्यूजिकल एबिलिटीज है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, तो इस तरह से ये आएगी एस फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ IQ। IQ का जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था। तो IQ का कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न, साइमन, टर्मन, नन ऑफ दिस। IQ का कंसेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, तो ए ऑप्शन जो था इसका सही होना था। विलियम स्टर्न ने ये कंसेप्ट 1912 में दिया था, IQ का कंसेप्ट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु गेव मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि सिद्धांत, या बुद्धि का, इंटेलिजेंस का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो किसने दी थी। तो ये थ्योरी दी गई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे,
और इन्होंने इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने ये मल्टीपल थ्योरी जो दी थी इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन टू फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर, हाँ ये था वो क्वेश्चन, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट था, जनरल और स्पेसिफिक। नेक्स्ट है, वाटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्किनर और वाटसन दोनों ने किस पे काम किया था? तो वाटसन, जेबी वाटसन जो थे, इनको तो आपको पता ही है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों ने जो था वो बिहेवियरिज्म में काम किया था, तो इसका डी आंसर जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 0 से 2 इयर्स तक आती है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू इज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये फॉर्मूला जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है कि आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालने का सही फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये ए ऑप्शन जो था करेक्ट होना था इसका, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और इनटू 100। और ये जो फॉर्मूला था आईक्यू का, कंसेप्ट तो दिया था, इससे कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके पास पूछा था, तो कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने, लेकिन जो फॉर्मूला था आईक्यू का वो लुइस स्टर्मन ने दिया था 1916 में। तो ये था आपके पास आज का। और एक पेपर शायद कल का तो हमने डिस्कस कर लिया था, शायद वेडनेसडे का जो पेपर था वो साइको का डिस्कस नहीं हुआ था, तो उसको मैं अभी स्क्रीन पे शो करवाती हूँ, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये वेडनेसडे का पेपर था आपके पास, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन था, हु गेव द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये लर्निंग थ्योरी थी जो किसके द्वारा दी गई थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इसमें ऑप्शन सी जो था ये करेक्ट था। ई एल थॉर्नडाइक जो थे, इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एंड ही इज आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी। तभी इनको जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था ये एक बिल्ली के ऊपर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी आया था, कल या परसों हमने डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी ये इवान पैवलव के द्वारा दी गई थी, जो कि जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते के ऊपर किया था। और तो इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और पैवलियन कंडीशनिंग।
नेक्स्ट है द हाईएस्ट नीड अज्यूम्ड बाय मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो ये जो मैस्लोज थे ये ह्यूमनिज्म से रिलेटेड थे और इनको ह्यूमनिज्म का आध्यात्मिक गुरु भी माना गया है मैस्लो को, अब्राहम मैस्लो जो थे। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें इन्होंने बताया कि जो एक व्यक्ति है वो नीड्स के लेवल पर, नीड के बेस पर जो है वो अपने लेवल को इंक्रीज करता जाता है। तो इन्होंने 5 नीड्स जो थी वो बताई थी। तो इसमें पूछा है कि हाईएस्ट जो है, तो हाईएस्ट इसमें आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लास्ट और हाईएस्ट थी ये 5वीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड हो चुका होता है और कुछ भी करने का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है और सोसाइटी के जो वेलफेयर होता है उसके लिए वो काम करता है। लोगों का जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करने के लिए इस थ्योरी का यूज किया था इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है हमारे पास 4th, मैस्लोज डिवाइडेड ह्यूमन नीड्स। हाँ ये तो हो गया, कितनी कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था ह्यूमन नीड को, 5 कैटेगरी में। तो सी ऑप्शन जो था ये सही था। 5 कैटेगरी आएगी इनकी। सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो नीड रहेगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें कि बेसिक नीड्स आती हैं ह्यूमन बींग्स की, फूड शेल्टर क्लॉथ्स। सेकंड फिर इन्होंने सेफ्टी नीड्स बताई थी, जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड होने के बाद जो सेकंड नीड्स रहती है जैसे जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो भी है। फिर थर्ड बताई थी सोशल नीड्स, फोर्थ है एस्टीम नीड और लास्ट थी फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5 नीड्स बताई थी इन्होंने अपनी थ्योरी में। लोएस्ट ऑर्डर ऑफ मैस्लोज, तो लोएस्ट जो नीड्स थी इनकी थ्योरी में वो ये थी फिजियोलॉजिकल, तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है हु गेव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो थी ये किसने दी थी, कर्ट लेविन, कर्ट लेविन के द्वारा ये दी गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन, बिकमिंग ए फुली फंक्शनिंग पर्सन इज द कंसेप्ट पुट फॉरवर्डेड बाय। फुली फंक्शनिंग पर्सन, ये कंसेप्ट जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल जूंग, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट। तो ये कंसेप्ट दिया था फुली फंक्शनिंग पर्सन का कार्ल रोजर्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फुली फंक्शनिंग पर्सन जो था इन्होंने सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी दी थी कार्ल रोजर्स ने पर्सनैलिटी की। ह्यूमनिज्म के ऊपर ही थी ये थ्योरी जो थी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो फुली फंक्शनिंग पर्सन है उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, जैसे ओपन टू एक्सपीरियंस, लिव इन प्रेजेंट, क्रिएटिव, अडेप्टेबल, ट्रस्ट देयर फीलिंग्स और फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ। इसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। तो ये थ्योरी दी थी कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेक्निक ऑफ पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग द कन्ग्रुएंस इज रिलेटेड टू। कन्ग्रुएंस और इनकन्ग्रुएंस, ये दो कंसेप्ट्स जो थी ये भी कार्ल रोजर्स की सेल्फ थ्योरी से ही रिलेटेड थी, जो इन्होंने पर्सनैलिटी के लिए सेल्फ थ्योरी दी थी और जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी मानी जाती है। तो इसमें पूछा है कन्ग्रुएंस। तो कन्ग्रुएंस क्या था, मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स। इसका ऑप्शन बी राइट था। मतलब कि व्हेन ए पर्सन सेल्फ कंसेप्ट मैचेस देयर आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ मतलब हु दे वांट टू बी, वो क्या करना चाहते हैं, और उनकी जो अपनी सेल्फ कंसेप्ट है वो क्या है। अगर ये दोनों चीजें मैच हो जाती हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस बताया था उन्होंने। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है उसके विचारों और विश्वासों के साथ मतलब मेल खा जाए तो वो
कॉन्ग्रुएंस है, और जब इससे अपोजिट होता है, मेल न खाए, तो वो इनकॉन्ग्रुएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस बताई थी। सी ऑप्शन राइट है इसका। 6 स्टेजेस थी और 3 लेवल थे, तो ईच लेवल हैज 6 स्टेजेस, एक एक लेवल की 2-2 स्टेजेस थी। टोटल जो थी वो 6 स्टेजेस थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बंडूरा, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी लर्न बाय ऑब्जर्वेशन थ्रू। बंडूरा के अनुसार जो मानव व्यवहार है वो कैसे सीखा जा सकता है, किस चीज को ऑब्जर्व करके जो है वो किया जा सकता है। मॉडलिंग, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ह्यूमन बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, थ्रू मॉडलिंग, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉल के ऊपर, अपना बोबो डॉल जिसका नाम इन्होंने रखा था। तो कैसे जो है वो एक बच्चा जो है उस डॉल को देखते हुए उसी की तरह बिहेव करता है। तो इसको जो है उन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि जो बच्चा है वो इमिटेशन, नकल से या दूसरों को देख के अनुकरण करके जो है वो ज्यादा सीखता है। तो ये मॉडलिंग का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास। और अभी जो फिर हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट सीरीज रहेगी, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।